मैं रमेश सिंह, सहायक अध्यापक अंग्रेजी, कुमार हुकुम सिंह, वैदिक इंटर कॉलेज नंगलपुर बदायूं। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले टर्म्स पर मैंने आपको इंटरमीडिएट का सिलेबस क्या है ये बताया। उसके बाद फिर है रोज का पहला चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट समझाया, उसके बारे में बताया। उसके टेक्स्ट को मैंने एक्सप्लेन किया। टेक्स्ट पढ़ाते समय कई पैसेज को मैंने इम्पोर्टेंट मार्क कराया है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जिनका आपको एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि पहला क्वेश्चन होता है बोर्ड पेपर्स का, जिसमें प्रोज से एक पैसेज दिया होता है, पोइट्री से स्ट्रेंजर दिया होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दिया गया स्ट्रेंजर या पैसेज है, इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको मैं आपको बताने की और समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। क्योंकि यही एक क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन होता है और सबसे ज़्यादा मौलिक होता है। जैसे कि प्रैक्टिकली आप जो एक्सप्लेनेशंस जो भी एक्सप्लेन करेंगे आप उसको आप रट नहीं सकते, चाहे वो प्रोज का हो या पोएट्री का हो। यहीं पर आपकी मौलिकता, आपकी इंडिविजुअलिटी, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पावर, विषय को समझने की जो क्षमता, उसको एक्सप्लेन करने की क्षमता, इस क्वेश्चन के द्वारा देखी जाती है। मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स बताता हूँ जो आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे कि आप किसी भी पैसेज को या स्ट्रेंजर को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप पिछले क्लासेस में सीखते आए हैं, सबसे पहले जो भी दिया गया पैसेज या जो स्ट्रेंजर होता है, ध्यान रखिएगा प्रोज सिर्फ पैसेज उसको कहा जाता है या पैराग्राफ, जैसा कि हिंदी में हम उसको गद्यांश कहते हैं। पोइट्री से पूछा जाता है वो स्ट्रेंजर होता है, हिंदी में जिसको पद्यांश कहते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि जब सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं हम, तो सबसे पहला हेडिंग रेफरेंस होता है, जिसे हिंदी में हम संदर्भ कहते हैं। और जो हमारा रेफरेंस होता है उसमें हमें ये बताना होता है कि जो दिया गया पैसेज या स्ट्रेंजर है वो प्रोज के किस चैप्टर से है या पोइट्री की किस पोएम से है और उसका राइटर कौन है। तो अगर प्रोज से आया है तो दिस पैसेज हैज बीन या दिस पैराग्राफ हैज बीन टेकन फ्रॉम सच एंड सच लेसन एंड राइटर इज सच। पोइट्री का होगा तो दिस स्ट्रेंजर हैज बीन टेकन फ्रॉम। ऐसा नहीं है कि प्रोज से पूछा जाता है तो आप उसको स्ट्रेंजर लिखते हैं, या पोइट्री का पूछा जा रहा है तो फिर आप उसको पैसेज या पैराग्राफ लिख रहे हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, चैप्टर का नाम लिखने के बाद फिर उसके ऑथर के बारे में हमें लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला चैप्टर हमने आपको पढ़ाया गर्ल विद ए बास्केट, उससे कोई पैसेज पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। रेफरेंस में ये उस चैप्टर के बारे में या राइटर के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो आप एक आध लाइन और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए गर्ल विद ए बास्केट का राइटर विलियम सी डगलस है, उनके बारे में हम ऐड कर सकते हैं ही वॉज ए जर्नलिस्ट एंड ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। He visited India in 1950। तो थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी अगर रेफरेंस को दे देते हैं तो ये ठीक रहता है।
रेफरेंस के बाद अब आता है हमारा कॉन्टेक्स्ट, जिसको हिंदी में हम प्रसंग कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट या जो प्रसंग होता है, इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है। जनरली स्टूडेंट पूछते हैं कॉन्टेक्स्ट कितना बड़ा होना चाहिए, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, कॉन्टेक्स्ट का ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आप उसको इतनी लाइन्स में, इतने वर्ड्स में लिखेंगे। योर कॉन्टेक्स्ट should be a beforehand information about the given passage, or it should be a beforehand information what you are going to explain. जो भी आप व्याख्या करने जा रहे हैं उसका एक beforehand information आपका कॉन्टेक्स्ट होता है। जो भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका ओकेजन उसमें क्लियर हो जाना चाहिए। ये कॉन्टेक्स्ट का एक तरीके का कॉन्टेक्स्ट होने के बारे में ये टिप्स, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से संबंधित कुछ बातें जानना इसमें जरूरी होती है। First of all, your explanation should be in present tense, especially present indefinite tense. उसका जो थीम और सब्जेक्ट मैटर या कोई स्टोरी बेस्ड है तो वो तो पास्ट में हो सकता है। जैसे ये जो इवेंट है गर्ल विद बास्केट की, तो राइटर जो भी डिस्क्राइब करता है इट इज द इवेंट ऑफ पास्ट, तो वो तो आप पास्ट में लिखेंगे। लेकिन जब भी आप लिखते हैं द राइटर सेज, द राइटर टेल्स अस, द राइटर डिस्क्राइब्स, ये जो आप अपनी तरफ से ऐड करते हैं, जो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज होता है, इट शुड बी प्रेजेंट टेंस, क्योंकि जो भी आप व्याख्या कर रहे हैं ये आप प्रेजेंट में कर रहे हैं। बाकी जो थीम है वो पास्ट में हो सकता है, जैसे कि स्टोरी बेस्ड है। बाकी जो यूनिवर्सल थीम होंगे, ऑब्जेक्टिव थीम्स होते हैं, वो प्रेजेंट में रहते हैं। सेकेंडली, योर एक्सप्लेनेशन शुड बी इन डायरेक्ट मैनर ऑफ स्पीच। एक्सप्लेनेशन हमेशा इनडायरेक्ट मैनर ऑफ स्पीच में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे एक गर्ल विद बास्केट को, तो राइटर खुद अपनी कहानी को नरेट करता है और उसने फर्स्ट पर्सन में उसको लिखा है, आई शब्द का यूज़ किया है। जब आप राइटर की बात को अपने शब्दों में कहते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते हैं, तो राइटर का जो आई है वो आपके शब्दों में आकर ही हो जाएगा। नेवर यूज फर्स्ट पर्सन आई इन एक्सप्लेनेशन। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कहीं पर भी अगर फर्स्ट पर्सन आई आ जाता है या आप सीधे सीधे पैसेज से उसको उतार देते हैं, तो फिर ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक माना जाता है और इसका इंप्रेशन बहुत ही नेगेटिव रहता है। Thirdly, your explanation should be according to the theme and content of the given passage or the given stanza. Don't add any new information from your side. जो भी आप एक्सप्लेन करें, वो एक्सप्लेनेशन जो भी पैसेज या स्टेंजा है उसका जो थीम और सब्जेक्ट मैटर है उसी के अनुसार होना चाहिए। हो सकता है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर दिया हो उसके बारे में आपका बहुत ज़्यादा जानकारी हो या बहुत ज़्यादा और अध्ययन हो, लेकिन एक्सप्लेन आप वही करेंगे जो वो पैसेज या स्टेंजा डिमांड करता है। ना तो इतना टाइम होता है और ना ही इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये एक्सप्लेन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। फोर्थली, explanation should be in your own words. It should be
as a whole of the given passage or stanza. एक्सप्लेनेशन के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो क्रिटिकल कमेंट्स का। क्रिटिकल कमेंट्स में जो भी पैसेज या स्टेंजा दिया हुआ है उसके फीचर्स क्या है उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज कैसा है, लैंग्वेज के बारे में कमेंट कर सकते हैं। स्टाइल क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से पॉइंट आउट हुए हैं उनको आप लास्ट में लिख सकते हैं। या फिर कोई और विशेष फीचर अगर उस पैसेज का या स्टेंजा का है तो उसको भी आप क्रिटिकल कमेंट्स के रूप में लास्ट में लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में सिमिलर ओपिनियंस, क्वेट्स, कैलकुलेशंस, जो भी पैसेज या स्टेंजा दिया हुआ है उससे सिमिलर ओपिनियंस यदि आपको किसी दूसरे राइटर, फिलोसोफर या स्कॉलर का मिल जाता है तो आप उसको लास्ट में लिख सकते हैं। दैट सच एंड सच फिलोसोफर और द स्कॉलर हैज आल्सो सेड इन द सेम वे, तो उसको आप लास्ट में पॉइंट आउट कर सकते हैं। इतनी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं एक्सप्लेन करते समय तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं।